हेलो, नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 3 जो कि आपके यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो आज की क्लास का हम पहला प्रश्न अपना देखते हैं, क्या दिया गया है। The President appoints the Prime Minister and appoints other ministers on the advice of the Prime Minister. प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है. It means that the President can appoint as ministers only those persons who are recommended by Prime Minister. आपको बताना है which of the following statements are not correct. मैं थोड़ा सा स्लाइड से हट जाती हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ सकें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ सकें। आप आराम से प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए, मैं आपको उत्तर बताती हूँ। यहाँ पर अगर हम दोनों स्टेटमेंट देखें तो वो बिल्कुल सही है। आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में दिया गया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की सलाह पर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रश्न में क्या पूछा गया, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्लास आपके बिल्कुल सही है, इस वजह से उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ये चीज तो क्लियर है, जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ और कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में आई, बहुमत में आई, तो उसी के एक लीडर को जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। लेकिन कई बार ऐसा केस होता है जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हंग पार्लियामेंट कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा जो बता रही हूँ, हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट कब होता है, टूटी हुई संसद, जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले, नो मेजॉरिटी, बहुमत ना मिले। तो इस कंडीशन में जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है और प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। ठीक है। 1996 की अगर हम बात करें, उस समय किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली थी, तो जो हमारे राष्ट्रपति थे शंकर दयाल, उन्होंने अपॉइंट किया था अटल बिहारी वाजपेयी को। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है उसे अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है। उसे अपनी नियुक्ति के बाद ही उसे अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी और अगर वो अपनी मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर पाता है तो फिर रिजाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1996 में जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात थी कि शंकर दयाल ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी अपना बहुमत नहीं प्रूव कर पाए, इसी वजह से 13 दिन बाद उनकी सरकार गिर गई। ठीक है। और फिर फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था। तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो गठबंधन सरकार भी बनती, कोलिशन गवर्नमेंट भी फॉर्म होती है। लेकिन अगर कोलिशन गवर्नमेंट से किसी भी लीडर को अपॉइंट किया गया तो उससे मेजॉरिटी तो प्रूव करनी ही है अपनी, ये याद रखिएगा। चलिए, इतनी चीजें हो गई। अब आगे देखते हैं दूसरे प्रश्न को। द कैबिनेट इज अ स्मॉल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 15 to 20 मिनिस्टर्स. It includes all the three categories of minister: cabinet minister, minister of state and deputy minister. यहाँ पर मंत्रिमंडल की बात की गई है। मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। इसमें मंत्रियों की श्रेणी में अगर हम देखें, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट आपके बताइए, पढ़िए ध्यान से। जो पहला स्टेटमेंट है, जब हम कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो ये एक स्मॉल बॉडी है जिसमें 15 से 20 मिनिस्टर्स होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि हम मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर को, तो इससे हम कैबिनेट मिनिस्टर नहीं कहते, इससे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा गया, सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आंसर देख लेते, बी इज द राइट आंसर। अच्छा, ये याद रखिएगा एक चीज और कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात हमारे संविधान में की गई है, लेकिन कैबिनेट टर्म हमारे संविधान में इसका प्रयोग नहीं किया गया है। यहां पर देखिए अनुच्छेद 74 कि क्लॉज 1 को अगर हम देखें तो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसकी की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। अगर आपको आर्टिकल 74(1) आपने पढ़ा है तो उसमें क्या लिखा है? द प्रेसिडेंट विल वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टर्म यहाँ पर यूज किया गया है आर्टिकल 74 में, लेकिन ये जो कैबिनेट टर्म है इसके बारे में हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कभी परीक्षा में आपसे पूछ सकता ना कि कैबिनेट इज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कैबिनेट टर्म का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया, तो आप कहेंगे नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मंत्रिमंडल टर्म का प्रयोग नहीं किया गया। हाँ, मंत्री परिषद के बारे में लिखा है आर्टिकल 74 में, जिसमें कि बोला गया है राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है विल वर्क ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। चीजें क्लियर हो गई होगी। चलो यहाँ पर देख लो, दोनों में को हम डिफ्रेंशिएट एक बार कर लेते हैं कि जब हम संरचना की बात करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आपके कैबिनेट मिनिस्टर, राजमंत्री, उपमंत्री सब आते हैं। जब हम बात करते हैं मंत्रिमंडल की, कैबिनेट की, तो इसमें जो 15 से 20 मेंबर्स आपके होते हैं, खाली वही कैबिनेट में होते हैं। कार्य क्या है? राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देना। ठीक है, मंत्रिमंडल का अगर हम बात करेंगे, कैबिनेट की बात करेंगे तो इनका क्या कार्य है? इनका कार्य है सरकार के प्रमुख नीतिगत निर्णय लेना, जो मेजर डिसीजन है गवर्नमेंट के, सरकार के, उसको लेना कैबिनेट का काम है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम क्या है? आर्टिकल 74 याद रखना, टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर देखो बैठक नियमित नहीं होती है, यहाँ पर जब हम मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो नियमित होती रहती है। फिर निर्णय नीति के स्तर पर सीमित भूमिका होती है इनकी, वास्तविक निर्णय शक्ति यही केंद्रित होती है, क्योंकि 15 से 20 मेंबर जो हैं यही डिसाइड करते हैं जो प्रमुख नीतियां होती हैं सरकार की, उन्हें। क्लियर हो गया ना? तो कैबिनेट टर्म हमारे संविधान में मेंशन है कि नहीं, बताओ। यहाँ पर जब हम मंत्रिमंडल की बात करेंगे कैबिनेट की, तो हमारे संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जब हम मंत्री परिषद की बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो इसके बारे में अनुच्छेद 74 में लिखा है, और लिखा है कि राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह कौन देगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, साइंस से रिलेटेड प्रश्न है, पढ़िए। कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लगे कि मतलब ये प्रश्नों को पढ़ने के लिए समय की और आवश्यकता है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, प्रश्न को पढ़िए। Consider the following statement about the radioactivity. Radioactivity is a natural phenomena which occur in stable state. दूसरा आपको दिया गया है radioactivity is a nuclear reaction. बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। रेडियोधर्मिता एक प्राकृतिक घटना है जो स्थिर तत्वों से घटित होती है, नहीं, ये आपका स्टेबल एलिमेंट से नहीं घटित होती है। रेडियोधर्मिता एक परमाणु प्रतिक्रिया है, हाँ ये बिल्कुल सही है। कौन से कथन सही है? तो केवल बी आपका सही है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर देख लो, रेडियोधर्मिता मतलब रेडियो एक्टिविटी एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन अस्थिर तत्वों से। स्टेबल एलिमेंट्स की बात की गई है ना, नहीं, ये अनस्टेबल तत्वों से होती है। अच्छा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको एक बार मैं आपको बता दूं, जैसे हो सकता है कभी पूछ ले ये सारी चीज़ें। तो जब हम रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं तो हेनरी बेकरेल का नाम आप याद रखिएगा। 1896 में यूरेनियम में इन्होंने रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी को ढूंढा था। ठीक है, 1896 में हेनरी बेकरेल का नाम आप याद रखिएगा। यूरेनियम में रेडियोधर्मिता की खोज की थी। फिर उसके बाद हम मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी का नाम याद रखेंगे। 1898 में पोलेनियम की में और रेडियम तत्वों की खोज इन्होंने की थी। इसको लिख लीजिए एक जगह। अभी तक वैसे पूछा नहीं गया है, लेकिन कुछ कुछ परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा तैयार रहेगा, एक दो बार पढ़ लेंगे तो।
छोड़ना अच्छी बात नहीं होती। अभी काफ़ी समय है तो एक एक चीज़ को पढ़ते हुए चलिए, नोट करते हुए चलिए। इसी तरीके से रदरफोर्ड के बारे में तो पूछा गया है। रेडियोधर्मी विकिरणों का वर्गीकरण इन्होंने किया था, अल्फा बीटा गामा को क्लासिफाई इन्होंने किया था। किसने? रदरफोर्ड ने किया था। ये याद रखिएगा, इतनी चीज़ें याद रखिए। साइंटिस्ट का नाम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, जैसा भी आपको सही लगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। Which of the following are the example of physical change? Melting of wax, dissolving sugar in water, crumbling of paper, bleaching a stain. तो बताइए, देखिए फिजिकल चेंज अगर हम कहें कि आपने एक कागज लिया, उसको ऐसे ऐसे मोड़ दिया, या फिर यहाँ पर देखिए मोम का पिघलना, डिसॉल्विंग शुगर इन अ वाटर, क्रम्बलिंग ऑफ पेपर, देखिए कागज का सिकुड़ना, वही क्रम्बलिंग ऑफ पेपर, ये सारे क्या है? फिजिकल चेंज में आएंगे। ठीक है। ब्लीचिंग, दाग का ब्लीच करना, ये एक केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 जो है वो आपका फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, लेकिन ब्लीचिंग अ स्टेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। समझ में आया? चलो इस प्रश्न को देखिए, साइंस से ही रिलेटेड प्रश्न है। ये साइंस के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम लोग टेस्ट में डिस्कस कर रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। क्या बोला गया है कि इट इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एलिमेंट कार्बन with its atom arranged in a octagonal structure. It occurs naturally in this form and is the most unstable form of carbon under standard condition. तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, करेक्ट बोला गया है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो यह एक कार्बन का क्रिस्टल है, ठीक है, या कार्बन तत्व का एक क्रिस्टलीय रूप है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, जिसकी परमाणु अष्टकोष्ठीय संरचना में व्यवस्थित है। ये गलत है, ये आपको ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर में नहीं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हेक्सागोनल मीन्स 6 साइड, नॉट 8 साइड। ये ध्यान रखें, ऑक्टा मीन्स 8, हेक्सा मीन्स 6, ठीक है। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसका है। इट अकर्स नेचुरली इन दिस फॉर्म एंड इज मोस्ट अनस्टेबल, नहीं, इट इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। या सबसे अस्थिर नहीं, ये सबसे स्थिर रूप में प्रेजेंट है नेचुरली। तो यहाँ पर करेक्ट बोला गया है, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है एंड राइट आंसर विल बी डी। क्लियर है ना क्लास? चलो देख लेते हैं एक बार, डी आपका सही उत्तर है। अच्छा, ग्रेफाइट की बात करें तो यह आपका क्या होता है? नरम होता है और इसका उपयोग लेड पेंसिल में किया जाता है। या कार्बन तत्व का एक क्रिस्टलीय रूप है, बिल्कुल सही है। ये इसका 6 हेक्सागोनल होता है, ये याद रखिएगा, हेक्सागोनल संरचना इसकी होती है। यह प्राकृतिक रूप से इस रूप में होता है और मानव परिस्थितियों में कार्बन का सबसे स्थिर रूप होता है। ये ध्यान दीजिएगा, जो अस्थिर रूप दिया गया है। लेड पेंसिल, जो पेंसिल का प्रयोग हम लोग करते हैं, पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की होती है, याद रखिएगा। चलिए क्लास आगे बढ़ते हैं। यही चीज मैंने आपको बता दी, ग्रेफाइट जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है, हेक्सागोनल शेप है, हेक्सागोनल रिंग की तरह है ये, ठीक है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हेक्सागोनल शेप है ना। इस तरीके से ग्रेफाइट आपका कार्बन, यहाँ कार्बन 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 होता है। चलिए आगे देखते हैं इस प्रश्न को। हार्ड वाटर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Hard water is that water which contain an appreciable quantity of dissolved mineral of calcium and magnesium. The hardness of water depend on the solubility of different mineral of calcium and magnesium. तो बताइए, कठोर जल की बात यहाँ पर की गई है कि जब हम कठोर जल की बात करते हैं तो कठोर जल वह जल है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे घुले हुए खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे घुले हुए खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, पानी की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के विभिन्न खनिजों की घुलनशीलता पर निर्भर करती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्लास, ठीक है। सी जो है वो आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देखना है तो एक बार देख लीजिए, कठोर जल वह जल है जिसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे घुले हुए खनिज मौजूद होते हैं, या कार्बोनेट और क्लोराइड के रूप में होता है। पानी की कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के विभिन्न खनिजों की घुलनशीलता पर निर्भर करता है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
और कठोर जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, अगर हार्ड वाटर है ना तो आप उसमें ऐसे ऐसे सर्फ मिलाएंगे या साबुन मिलाएंगे तो झाग आपको नहीं दिखेगा, ये ध्यान दीजिए। वर्षा जल प्राकृतिक रूप से शीतल होता है, ये तो छोड़ दीजिए। चलिए ये तो वर्षा जल के बारे में आ गया। चलिए आगे दूसरे प्रश्न को देखते हैं। जहां पर भी और एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां पर मैं दूंगी, चिंता बिल्कुल मत करिएगा। अब इस प्रश्न को देखिए, स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, किन किन चीजों के निर्माण में या उत्पादन में स्टील स्लैग का प्रयोग किया जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है ये प्रश्न यूपीएससी में मैंने देखा है, ठीक है। तो देखिए यूपीएससी या यूपीपीसीएस में ही देखा होगा, पेपर में पास्ट ईयर के पेपर में देखा गया है। यहाँ पर क्या दिया गया, स्टील स्लैग कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, सही है। बेस रोड के निर्माण में, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल, सही है। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, सही है। यहाँ पर डी आपका सही होगा। जो स्टील स्लैग है उनका प्रयोग तीनों जगह किया जा सकता है, तो डी इज द राइट आंसर। स्टील स्लैग की अगर हम बात करें तो इसमें देख लीजिए, लौह सामग्री 16% होती है और 25% तक भिन्न होती है। 15 से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 16 से 25% तक जो होती है उसमें आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है, आयरन प्रेजेंट होता है। इसमें कैल्शियम, सिलिकॉन, मैग्नीज, फॉस्फेट आदि भी होते हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन ये याद रखिएगा, लौह सामग्री जो है 16 से 25% तक वैरी करती है, भिन्न होती है, ये ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। द टोटल एरिया of Uttar Pradesh state is 240,928 square kilometer. The area is about 5% of total geographical area of India. तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। जब हम बात कर रहे हैं कुल क्षेत्रफल की तो 240,928 है, ठीक है, 240,928 उत्तर प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। यह क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 5% है, ये गलत है, 7.33% है अप्रोक्सीमेटली। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है पूछा गया है, इस वजह से आपका सही उत्तर क्या होगा, केवल एक, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है क्लास, ये चीज क्लियर है। तो 8th का ए आपका सही उत्तर है। देख लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर है, या भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.33% है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश जो है वो 4थे स्थान पर है, ये भी याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेशों की बात करें तो ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे कि किन किन के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है मैप के थ्रू। उत्तर प्रदेश राज्य से सर्वाधिक राज्यों का स्पर्श करने वाला जिला जो है वो है सोनभद्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों के माध्यम से हम सारे फैक्ट्स को कवर कर लेंगे, वो चिंता आप नहीं करेंगे। अभी मैं यूपी मैप आपसे डिस्कस करा दूंगी तो आपको ये पता चल जाएगा कौन सा जिला कहाँ पर है, ललितपुर कहाँ है, सोनभद्र कहाँ है, ठीक है। तो एक एक चीज डिस्कस कर ली जाएगी, कौन सी नदी कहाँ पर है बताते हुए चलूंगी मैं। अब इस प्रश्न को देखिए, द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज 0.6%। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, भागपत इज द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। बोला गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो 0.6% है, एकदम सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति बागपत में है, ये आपका गलत है। सर्वाधिक जो आपकी जनजाति है ट्राइब से वो कहां पर है, सोनभद्र में है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। उत्तर क्या हो जाएगा, ओनली ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहां पर देख लीजिए 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम देखें, नोट कर लीजिए, बार बार रिवाइज करेंगे, चीजें फैक्ट याद होती रहेगी। अगर हम 2011 के जनगणना के अनुसार देखें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजाति लगभग संख्या जो है वो आपकी कितनी है, यहाँ पर सबसे पहले अनुसूचित जाति की बात की गई है। अनुसूचित जाति की जो आपकी संख्या है वो है 4, 1, 3, 5, 7, 6, 0, 8, ठीक है।
इस तरीके से याद करिए, ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, जैसे भी आपको याद रहता है। अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो 1 1 3 4 2 7 3, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, तो 0.6%। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र। अभी मैंने आपको बताया। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, प्रश्न में आपको क्या दिया गया था कि उत्तर प्रदेश की सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहां पाई जाती है, तो वो बागपत है, ना कि सर्वाधिक। सर्वाधिक की बात करेगा तो आप क्या बताएंगे, सोनभद्र बताएंगे। क्लियर हो गई होगी क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नालंदा यूनिवर्सिटी। तो क्या दिया गया, इट वॉज फाउंडेड बाय गुप्ता रूलर कुमार गुप्त। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। मैं थोड़ा साइड हो जाऊं, आप लोग पढ़ लीजिए। द चाइनीज ट्रेवलर हुएंग सांग स्टडीड हेयर। फिर थर्ड दिया गया, दिस यूनिवर्सिटी वॉज ऑल्सो एक्टिव ड्यूरिंग द पाला पीरियड। और चौथा दिया गया, इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। आपसे क्या बोला गया है, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, तो बताइए यहां पर कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम द्वारा की गई थी नालंदा यूनिवर्सिटी की, बिल्कुल सही है, ठीक है, टिक करते हुए चलती हूं। चीनी यात्री हुएंग सांग ने यहां पर अध्ययन किया था, सही है। यह विश्वविद्यालय पाल काल में भी सक्रिय था, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हम देखें 1193 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे नष्ट किया था, नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं, बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट किया गया था। किसके द्वारा, बख्तियार खिलजी द्वारा। तो खाली जो स्टेटमेंट 4 है वो आपका सही नहीं है, बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 10 प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के समय में हुई थी। अच्छा, कुमार गुप्त के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। कुमार गुप्त की जो उपाधि थी वो शक्रादित्य था, ठीक है। इनको उपाधि इन्होंने शक्रादित्य लिया था, जिसके काल में ही विश्वविद्यालय विश्वविख्यात शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। हुएंग सांग इनके समय में आए थे। हुएंग सांग की स्पेलिंग ऐसे करके दी रहती है, ये गलत लिया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद सही नालंदा विश्वविद्यालय पाल वंश के शासनकाल में अत्यंत सक्रिय हुआ था, यह भी डिस्कस कर लिया है। धर्मपाल और देवपाल के संरक्षण में यहां शिक्षा का अत्यधिक विकास हुआ था, यह ध्यान में रखिएगा। बख्तियार खिलजी की जब हम बात करेंगे तो बख्तियार खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉय किया था, नष्ट किया था, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबल रिवर इज फेमस फॉर इट्स गली इरोजन एंड रिवाइंस। चंबल नदी अपने अवनालिका, अपर्दन तथा बिहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। द रिवर जॉइन यमुना इन इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। यह नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिलती है। तो यहाँ पर आपका सही कथन क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब हम बात करते हैं चंबल नदी की तो ये गली इरोजन के लिए फेमस है, ये यमुना से उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट के पास मिलती है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या बोला गया है, करेक्ट स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो बोथ स्टेटमेंट आर राइट। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहली चीज लिख लीजिएगा, इस नदी पर बनाए गए जो प्रमुख बांध हैं, गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर है, राणा प्रताप सागर बांध भी इसी पर है और जवाहर सागर भी। तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध इसी पर है। ये देखिए मैप, अगर आप यूपी का देखें तो यहां पर देखिए ये है चंबल नदी, चंबल नदी दिख रही है और यहां पर ये देखिए ये यमुना आ रही है, ये यमुना आ रही है, ठीक है, यमुना से आकर ये मिल रही है इटावा के पास, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चंबल और यमुना एक दूसरे से मिल रही है इटावा के पास। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, 12वें प्रश्न को। सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम इन द स्टेट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1989। क्या बोला गया, कंसिडर दिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट प्रोग्राम एंड स्कीम रिलेटेड टू द उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट। तो क्या बोला गया है यहाँ पर, social forestry scheme in the state was started in 1989
एंड वेलहटी विलेज ऑफ सोनभद्र हैज बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट विलेज फॉरेस्ट ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना प्रारंभ हुई है 1989 में। सोनभद्र के वेलहटी ग्राम को प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया। ये तो सही है, ये गलत है क्योंकि ये शायद 1979 है। एक बार देख लेते हैं, 1970 करके कुछ है, शायद 1979 है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं अभी आंसर में, लेकिन ये तो गलत है, पहला गलत है क्योंकि 1970s में कुछ है। ये यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ 1979 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1979 में प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना प्रारंभ हुई थी। सोनभद्र के वेलहटी ग्राम को प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया, ये सही है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल सही है, पहला जो है वो आपका गलत है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, चलिए यहां पर देखिए स्टेटमेंट और रीजन, एजर्शन और रीजन बेस्ड प्रश्न है ये। प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट द प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति किसी भी संसद का सदस्य नहीं होता, यह आपको पता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति किसी भी संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, ये बिल्कुल सही है। जब भी हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, संसद की बात करते हैं, तो अपर हाउस लोअर हाउस की तो हम बात करते हैं, लोकसभा राज्यसभा की तो बात करते हैं, साथ ही साथ प्रेसिडेंट को हम संसद का अभिन्न अंग भी मानते हैं, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। No bill passed by the houses of parliament become a law without the approval of president। बिल्कुल सही है, जब तक कि प्रेसिडेंट अपना एसेट नहीं देता है, ठीक है, तब तक कोई भी बिल जो है वो लॉ नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक और ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है, करता है। तो 13 का ए आपका सही उत्तर है। चलो यहाँ पर आपका दिया गया है राष्ट्रपति किसी भी सदन का, वही चीज जो मैंने आपको बताई है। चलिए जहां पर भी जरूरत होगी तो वो चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। इस प्रश्न को देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डुअल मेंबरशिप इन पार्लियामेंट। नो पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट द सेम टाइम। बिल्कुल सही है, कोई भी व्यक्ति एक समय पे 2 सदनों का मेंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर वो किसी एक सदन में है और मतलब 2 सदन का एक बार साथ हो गया तो उसे अपनी सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। If a person is elected to both the houses of the parliament, he will have to inform within 15 days in which house he want to stay। ठीक है, कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही है। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 15 दिन के भीतर यह बताना होता है कि उसे किस सदन में रहना है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये 10 डेज का टाइम होता है, ना कि 15 डेज का, ठीक है। 10 दिनों के भीतर उसे यह बताना पड़ता है कि वो किस सदन में रहना चाहता है। एक समय में 2 सदनों का मेंबर वो नहीं हो सकता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है, नॉट करेक्ट। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ओनली बी, ठीक है, केवल 2। तो बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 इज इनकरेक्ट। नहीं बोला गया ना, देख लेना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखिए, बी आपका सही उत्तर था। 15th प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द हेड ऑफ द लोकसभा एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा दिया गया है, ही इज द हेड एंड स्पोक पर्सन ऑफ द हाउस एंड हिज डिसीजन इन ऑल द पार्लियामेंट्री मैटर इज फाइनल। पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा स्लाइड से हट जाऊं ताकि आप लोग आराम से पढ़ लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा तथा उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद आपको दिया गया, वह सदन का मुख्य तथा प्रवक्ता होता है और सभी संसदीय मामलों में उसी का निर्णय जो होता है वो अंतिम निर्णय होता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? कौन सा बोला गया है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है? सही नहीं है, नॉट करेक्ट है, पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो आप बताइए, स्पीकर जो होता है वो हेड ऑफ लोकसभा होता है ना, बिल्कुल सही है। एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल सही है। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द हेड ऑफ लोकसभा एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव, इसमें कोई भी संशय नहीं है। दूसरा देखिए, ही इज द हेड एंड स्पोक पर्सन ऑफ द हाउस एंड हिज डिसीजन इन ऑल द पार्लियामेंट्री मैटर इज फाइनल।
ये भी सही है। तो यहाँ पर बोला गया है कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी, नीदर वन नॉट टू। दोनों ही बिल्कुल सही है, दोनों ही बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम देख लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा तथा उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है, बिल्कुल सही है। वह सदस्यों की शक्तियां तथा विशेषाधिकार का अभिभावक होता है, बिल्कुल सही है। वह सदन का मुख्य तथा प्रवक्ता होता है और सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय जो होता है वह अंतिम निर्णय होता है। अतः वह लोकसभा का पीठासीन अधिकारी ही नहीं बल्कि इससे भी अधिक होता है। इस पद पर अध्यक्ष के पास असीम तथा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं, वही चीज यहाँ पर लिखी गई है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं आप। By the adjournment, the work of the meeting of parliament is suspended for a certain period of time, which may be a few hours, days or a week. It is done by the president. स्थगन द्वारा संसद की बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय, जो कि कुछ घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है, के लिए निलंबित किया जाता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एडजर्नमेंट की बात की गई है। जब एडजर्नमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ समय के लिए निलंबित किया जाता है। ठीक है, जो संसद का कार्य है कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए, ये बिल्कुल सही है। इसे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये गलत है। इट इज डन बाय प्रेसिडेंट, ये गलत है। नहीं, जो हाउस का आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो एडजर्न करता है कि आज का काम खत्म हो गया है। ठीक है, या कुछ समय के लिए उसको एडजर्न करता है। हाँ, एडजर्न साइन डाइक जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है जब पूरे एक सेशन को खत्म करना रहता है। ठीक है, पूरा जो एक सेशन खत्म होता है तब। तो यहाँ पर आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन, तो ए आपका खाली सही होगा। चलिए, a member can bring a resolution to draw the attention of the government to a matter of general public importance। 17th क्वेश्चन को देखते हैं। साधारण लोक महत्व के मामलों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कोई सदस्य संकल्प ला सकता है। A resolution or amendment to a resolution proposed at any time may be withdrawn without the leave of the house। किसी समय द्वारा प्रस्तावित संकल्प या संकल्प के संशोधन को सभा के अनुमति के बिना वापस लिया जा सकता है। कौन से कथन आपके सही हैं? यहाँ पर जो स्टेटमेंट 2 है वो आपका गलत है। ऐसा नहीं है कि कभी भी वापस लिया जा सकता है, नहीं, ये गलत है। पहला, साधारण लोक महत्व के मामलों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कोई सदस्य संकल्प ला सकता है, ये सही है। ठीक है, ये सही है, लेकिन जो दूसरा आपका है वो गलत है। तो केवल एक आपका सही है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, किसी समय द्वारा प्रस्तावित संकल्प या संकल्प के संशोधन को सभा के अनुमति के बिना वापस नहीं लिया जा सकता है, ये याद रखिएगा। सभा की अनुमति अनिवार्य है। हाँ, लाया जा सकता है किसी भी पब्लिक इंपॉर्टेंट या किसी भी मैटर पे, मतलब लोगों का ध्यान ले जाने के लिए, लेकिन वापस नहीं लिया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। Consider the following statement regarding the Plateau region of the South. The total area of South Plateau region in Uttar Pradesh is 45,200 square meters. This is not the extension of Deccan Plateau. तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पठार प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 45,200 वर्ग किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही है। यह क्षेत्र दक्कन के पठार का प्रसरण नहीं है, ये गलत है। वो प्रसरण है, एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेटू है, ये गलत है आपका। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो ओनली वन, केवल एक सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो आपका दिया गया है वो आपका गलत स्टेटमेंट दिया गया है। तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए, दक्षिण के पठारी प्रदेश के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पठार प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 45,200 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण पठारी प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड और बघेलखंड के भूभाग सम्मिलित है। ठीक है, अगर हम डेक्कन प्लेटू का एक्सटेंशन अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में, तो हमें बुंदेलखंड और बघेलखंड रीजन में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखें। यहां पर एक चीज और देख लीजिए, एक चीज और, इसके अंतर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा, प्रयागराज जिले की मेजा और करछना तहसील आती है मिली। ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा और प्रयागराज में अगर हम देखेंगे तो मेजा और करछना तहसील। लिस्ट द मेजर रिवर ऑफ उत्तर प्रदेश इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर टोटल लेंथ। बताइए, यहाँ पर घाघरा दिया है, सोन दिया है, रामगंगा दिया, राप्ती, इन्हें अवरोही क्रम में बताना है आपको। ऑन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर टोटल लेंथ। तो यहां पर सबसे पहले घाघरा हो जाएगा, फिर सोन हो जाएगा, रामगंगा और राप्ती। ए आपका सही उत्तर होगा, ए आपका सही उत्तर होगा। एक बार देख लेते हैं, यहां पर देख लीजिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के नाम व उनकी लंबाई यहां दी गई है। प्रमुख नदियों में गंगा, घाघरा, सोन, राप्ती, गोमती, टोंस, यमुना, चंबल, रामगंगा, बेतवा, केन, सारदा, ये सारी आती हैं। अब इनकी लंबाई अगर हम देखें तो सबसे पहले गंगा है, फिर आपको घाघरा दिखेगी, यहां पर अगर आप देखें पहले नंबर पे गंगा, फिर यमुना, ठीक है, फिर घाघरा, फिर चंबल, फिर सोन। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर देख लेते हैं, ये देखिए, ये आपको कौन सी नदी दिख रही है? गंगा नदी दिख रही है ना, गंगा। ये यमुना नदी, यमुना की ट्रिब्यूटरीज CSBK। सी क्या है? चंबल। एस क्या है? सिंध। बी क्या है? बेतवा। और के क्या है? केन। पूछा जाता है एग्जाम्पल में, तो अरे एग्जाम्पल में नहीं, एग्जाम में CSBK दिखा आपको। यहां पर देखिए, यमुना गंगा से जाकर कहां मिल रही है? प्रयागराज में दिख रही है, प्रयागराज, ठीक है। फिर इधर देखो, ये आपको घाघरा नदी दिख रही है, इधर राप्ती नदी, गोरखपुर में अगर हम देखेंगे तो हमको राप्ती नदी देखने को मिलेगी। हाँ, पीलीभीत से होकर कौन सी नदी निकल रही है? गोमती नदी, लखनऊ में ना, गोमती नदी। प्लेन से कौन सी नदी निकलती है पूछा जाता है तो गोमती नदी, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए क्लास, अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, इसलिए क्योंकि लाइट चली गई है और कनेक्शन भी गड़बड़ हो गया है। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे मॉक टेस्ट में नए प्रश्नों के साथ। तो धन्यवाद, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच क्लास।